कांग्रेस का वो इकलौता मुख्यमंत्री जिसकी पूजा करता थकता नहीं है देश का हर भाजपाई और समूचा संघ परिवार। महज इतनी भर खासियत नहीं है उत्तर प्रदेश के 3 दफा के मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्ता की, बल्कि खासियतों की एक लंबी कतार है जो सीबी को हिंदुस्तान की सियासत का कभी ना भुलाया जा सकने वाला किरदार साबित करती है। वो किरदार जिसके किस्से दंत कथाओं की शक्ल में हमारे जैसे सियासी दास्तानगों की जुबां पे रहा करते हैं। मसलन एक किस्सा जो अभी अभी जहन में याद आ रहा है और जो सीबी का आपसे परिचय करवाने के लिए काफ़ी होगा, वो अभी तत्काल सुन लीजिए। ये किस्सा उस दौर का है जब सीबी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान थे और बलिया वाले बागी चंद्रशेखर समूचे उत्तर प्रदेश में सीबी के ही खिलाफ एक पद यात्रा का आयोजन कर रहे थे, जो पद यात्रा एक दोपहर अपने साथ हजारों हजार समर्थकों का जनसैलाब ले राजधानी लखनऊ आ पहुंची। समर्थकों का एक ही नारा था, जब तक सरकार उनकी बात सुनेगी नहीं वो लखनऊ की धरती से टस से मस नहीं होंगे, फिर चाहे सरकार उनके खिलाफ लाठीचार्ज करे या कितनी भी दमन कार्रवाई कर उन्हें जेल के भीतर ही क्यों ना डाल दे। मगर लोगों के अचरज का ठिकाना तब ना रहा जब शाम ढलते ढलते मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की ओर से खुद प्रस्ताव आया इस पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे चंद्रशेखर के पास कि वो आएं और उनसे बात करें। जिसके बाद चंद्रशेखर मुख्यमंत्री सीबी गुप्ता से मिलने पहुंचते हैं और वहां औपचारिक विषयों पर जो बात होती है सो अलग। मगर मुलाकात समाप्त करने के पश्चात जब चंद्रशेखर कमरे से बाहर जाने वाले होते हैं तब मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता पीछे से चंद्रशेखर को टोकते हुए कहते हैं, सुनो जरा। चंद्रशेखर पीछे पलटते हैं तो सीबी कहते हैं कि ये इतने हजारों हजार समर्थकों का जनसैलाब अपने साथ लेकर तो चले आए हो लखनऊ में, रात आने वाली है, अब क्या पूरी रात इन्हें ऐसे ही भूखे नंगे रखने का इरादा है? कुछ खाने पीने का इंतजाम किया है इतने हजार समर्थकों के लिए? वैसे तुम्हारे जो हाल हैं उसे देखकर तो यही जान पड़ता है कि तुम्हारे पास खुद के खाने पीने के पैसे नहीं हैं, तो तुम उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था करोगे? इस पर चंद्रशेखर सीबी की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, हाँ नहीं है पैसे, भूखे पेट रहेंगे मगर आपसे लड़ाई जारी रखेंगे। सीबी मुस्कुराते हैं और चंद्रशेखर से कहते हैं, वो तो मैं जानता हूँ, लड़ाई तुम जारी रखोगे, मगर क्या है, लड़ने के लिए शरीर में जान चाहिए, तो कुछ खा पी लो। पता था मुझे तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, इसीलिए पूड़ी सब्जी बनवाने का ऑर्डर दे दिया था। 3-4 घंटे हो गए हैं ऑर्डर दिए, प्रदर्शन स्थल पर तुम्हारे पहुंचती होगी पूड़ी सब्जी। जाओ पेट भर के खाओ और सारे समर्थकों को भरपेट खिलाना, फिर लड़ना कल। अब आप सोच कर देखिए, कल्पना कर सकते हैं आप कि आज के ज़माने में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो अपने खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों के खाने पीने का इंतज़ाम खुद करे। जो प्रदर्शनकारी कल उन्हीं के खिलाफ मोर्चेबंदी करेंगे उनके लिए पूरी सब्जी का ऑर्डर खुद दे। ये सीबी थे, जिनके किस्सों को सुनकर उनके बारे में राय बनाना शायद सबसे मुश्किल का काम है, क्योंकि याद करने पर कभी याद आएगा लखनऊ की मोती झील वाली कैंटीन में 36 रुपए की पकौड़ी खाने के बाद हलवाई को 40 रुपए देकर उससे 4 रुपए जबरिया वापस ले लेने वाले हिंदुस्तान के सबसे कंजूस मुख्यमंत्री के तौर पे मशहूर वो चंद्रभानु गुप्ता, जिसकी कंजूसी के चर्चे समूचे हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में पर्चे बनकर छपते थे, तो कभी याद आएगा इन्हीं चंद्रभानु गुप्ता का वो वाकया जब राम मनोहर लोहिया के निजी सचिव रहे नंदकिशोर इनके पास अपने बिटिया की शादी के लिए 5,000 रुपए की मदद मांगने आते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने के बावजूद सीबी के पास 5,000 रुपए एक साथ होते नहीं हैं कि वो नंदकिशोर की मदद कर पाए। तो किसी दूसरे की मदद की खातिर सीबी अपने नाम पर लोगों से 5,000 रुपए उधार मांगते हैं और उधार मांगकर 5,000 रुपए नंदकिशोर भाई साहब को देते हैं कि जाकर अपनी बिटिया की शादी कीजिए, और फिर वो 5,000 रुपए चुकाते भी खुद अपनी जेब से हैं। तो अब आप तय करिए
कौन से सीबी सच्चे हैं? वो सीबी जो 40 रुपए देने के बाद 4 रुपए वापस मांग लेता है हलवाई से, या वो सीबी जो किसी की मदद की खातिर अपने नाम पर उधार लेकर उसकी मदद कर देता है? खैर, सीबी के बारे में मुगालते महज इतने भर नहीं है। सीबी के बारे में एक सबसे बड़ा सवाल कहें, मिथ कहें, वो ये है कि सीबी हिंदुस्तान की सियासत के वो चुनिंदा किरदारों में से एक हैं जिन्होंने इस मुल्क की सियासत के भीतर अनअकाउंटेड मनी लाने की शुरुआत की थी। मगर यकीन करिए हमारा, जैसे ही आपका जहन इस एक तथ्य को लेकर सीबी के बारे में एक राय बनाने लगेगा कि सीबी क्या वाकई ईमानदार राजनेता थे, तैसे ही आपके सामने सीबी की जिंदगी का एक और सच आकर खड़ा हो जाएगा, जो सच ये बताता है कि जब सीबी की मौत हुई थी तो सीबी के खाते में महज 10,000 रुपए थे। आप याद करके देख लीजिए, हिंदुस्तान की सियासत में 3 दफा के कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके मरने के बाद उनके पास कुल संपत्ति केवल 10,000 रुपए हो। इतने ईमानदार सीबी। तो अब कौन से सीबी सच्चे हैं? वो सीबी जो हिंदुस्तान की सियासत में अनअकाउंटेड मनी लेकर आए, या फिर वो सीबी जिनके मरने के बाद उनके खाते में महज 10,000 रुपए थे, इतने ईमानदार? जवाब आप अभी मत दीजिएगा, दास्तान सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में खुद दीजिएगा, क्योंकि अभी सीबी की असल और मुकम्मल दास्तान शुरू हुई नहीं है। वो दास्तान तो शुरू होती है अलीगढ़ के किनारे से होकर बहने वाली यमुना मैया के पार बिजौली नाम के एक छोटे से गांव से, जहां बरस 1902 में जन्म होता है चंद्रभानु गुप्ता का, जिनके पिता यकीनन बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर पढ़ाई लिखाई की कीमत बहुत अच्छे से समझते थे। यही वजह थी कि सीबी के बचपने के 8वें 9वें पायदान पार करने के पहले ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो सीबी को अपने साथ नहीं रखेंगे। सीबी को भेज देंगे लखीमपुर खीरी अपने भतीजे डॉक्टर प्यारेलाल के पास, ताकि एक पढ़े लिखे इंसान की सोहबत में सीबी का जहन भी पढ़ाई लिखाई में बेहतरी से लग सके। और उनके पिताजी का ये ख्याल पूरी तरह से अमली जामे में उतरा भी। लखीमपुर में रहने के दौरान सीबी ने पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगाया, खूब मन लगाकर पढ़ाई की, महज किताबों की नहीं, आस पड़ोस में बदलते हालातों की, समाज के भीतर हो रहे बदलावों की। तभी तो 15-16 बरस की तरुणाई पार करते करते सीबी ने तय कर लिया था कि वो इस मुल्क की स्वाधीनता की लड़ाई में अपनी आहुति जरूर अर्पण करेंगे। वो समाज की धारा से यूं मुंह मोड़कर महज किताबों में अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। 17 बरस की उम्र रही होगी सीबी की जब पहली दफा साइमन कमीशन के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के नाम पर बरतानिया हुकूमत ने उन्हें काल कोठरी के भीतर ठूंसा था। मगर यकीन करिए हमारा, उस रोज सीतापुर की काल कोठरी के भीतर बंद करते जेलर को शायद इल्हाम नहीं रहा होगा कि इस 17 बरस के लड़के में इस एक वाकये के बाद जेल जाने की ऐसी दीवानगी सवार होगी कि आने वाले चंद वर्षों के भीतर भीतर ये लड़का दर्जन भर से ज्यादा जेल यात्राएं कर लेगा। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात बताऊं, लगातार स्वाधीनता आंदोलन में सहभागिता देने के साथ साथ अनवरत जेल यात्राएं करने के दौरान भी सीबी ने अपनी पढ़ाई बदस्तूर जारी रखी थी। माने इसी दौरान सीबी ने अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर वो वकालत की डिग्री भी हासिल की जो उन दिनों चुनिंदा लोगों के पास हुआ करती थी। और जिस डिग्री मिलने के बाद कांग्रेस के सियासी दरवाजे तो आपके लिए खुल ही जाया करते थे। यही वजह थी कि बरस 1925-26 आते आते बीते करीब करीब आधे दशक से देश के स्वाधीनता आंदोलन में आहुति अर्पित करते चंद्रभानु गुप्ता को उत्तर प्रदेश प्रदेश कांग्रेस का ट्रेजरर नियुक्त कर दिया गया। और फिर बरस 1925-26 में ट्रेजरर के इस पहले पद से शुरू हुआ सीबी का सियासी कारवां कब बरस 1937 में भारत अधिनियम के बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में विधायक के पड़ाव तलक जा पहुंचा, इसका इल्हाम तो कुछ सीबी को भी ढंग से हो नहीं सका। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह विधायक बनने के बाद विधायक का कामकाज क्या होता है, इसका इल्हाम नहीं हो सका था सीबी को, क्योंकि जब तलक
विधायक की शपथ, सरकार बनाना और फिर बतौर विधायक काम करने का शंखनाद होता, तब तक तो द्वितीय विश्व युद्ध के मसले पर कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। जिन इस्तीफा देने वाले नेताओं की कतार में सीबी ने भी अपना नाम अंकित करा लिया और इस्तीफा देकर वापस स्वाधीनता आंदोलन में आहुति अर्पित करने के लिए सड़कों पर उतर गए। फिर दहलीज पर भारत छोड़ो आंदोलन दस्तक देता है, जिस आंदोलन के भीतर सहभागिता करने के नाम पर बरतानिया हुकूमत ने सीबी को कई वर्षों की कठोरतम कारावास की सजा सुनाई थी। मैं कठोरतम शब्द पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अधिकांशतः कैदियों के साथ बरतानिया हुकूमत ने वैसे जुल्म सितम नहीं किए थे जैसे सीबी के साथ किए थे, क्योंकि बरतानिया हुकूमत की स्मृति में ताज़ा थी सीबी की अदालत के भीतर चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के पक्ष में बतौर वकील दी हुई वो दलीलें सीबी ने काकोरी कांड के पक्ष में वकालत करते हुए अदालत के भीतर दी थी। खैर, हर अंधेरी रात का अंत होता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के इस कठोरतम कारावास का भी अंत हुआ। सीबी कारावास से रिहा हुए और फिर बरस 1946 के अंतरिम चुनावों में बनी उत्तर प्रदेश के भीतर नवाब छतारी वाली सरकार के भीतर विधानमंडल की तमाम भूमिकाएं इतने महनीय ढंग से निभाई सीबी ने कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यानी थपुआ ने भी अपनी सरकार के कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेवारी सीबी के ही हाथों में सुपुर्द की। जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी सीबी ने इतने बखूबी ढंग से किया कि जब बरस 1953-54 आते आते तीन मूर्ति भवन में बैठे पंडित जवाहरलाल नेहरू थपुआ यानी गोविंद वल्लभ पंत की लखनऊ से रवानगी और दिल्ली में वापसी कराने की तैयारियों में जुटे हुए थे और उत्तर प्रदेश की फिजाओं में उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री का सवाल आहिस्ता आहिस्ता तैरने लगा था, तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर बल्कि समूची उत्तर प्रदेश की आम आवाम के जहन में भी कांग्रेस के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रभानु गुप्ता का ही नाम आगे चल रहा था। मगर ऐन मौके पर दिल्ली में बैठे नेहरू ने अपनी सियासी बाजीगरी कुछ इस कदर दिखाई कि देखते ही देखते कब नेहरू के इशारे पर उत्तर प्रदेश की गद्दी सीबी के हाथों से खिसक डॉक्टर संपूर्णानंद के खेमे में जा पहुंची, ये बड़े से बड़े सियासी विश्लेषकों को उस वक्त समझ ही ना आया। हालांकि सियासी तजुर्बेकारों ने बाद में स्पष्ट किया कि नेहरू ने ऐसा महज और महज सीबी को लेकर अपनी व्यक्तिगत नापसंदगी के आधार पर किया था। अब जहन में सवाल कौन रहा होगा कि आखिर सीबी को व्यक्तिगत रूप से इतना नापसंद क्यों करते थे नेहरू। तो वजह कुछ खास नहीं थी, बस इतनी सी थी कि सीबी नेहरू के समाजवाद की उस कदर इबादत नहीं किया करते थे जिस कदर उस वक्त के कांग्रेस के अधिकांश नेता किया करते थे। और यही वजह थी कि नेहरू सीबी को पसंद नहीं करते थे, जिस नाते ही उन्होंने सीबी के हाथों से मुख्यमंत्री की कमान लेकर डॉक्टर संपूर्णानंद के हाथों में सुपुर्द कर दी थी। अब वो बात और है कि नेहरू के सिखाए पढ़ाए संपूर्णानंद साहब से ना उत्तर प्रदेश की सरकार ढंग से संभली, ना उत्तर प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी ढंग से संभली, जिसके चलते बरस डेढ़ बरस के भीतर भीतर ही दिल्ली आला कमान को ना चाहते हुए भी उत्तर प्रदेश की कमान डॉक्टर संपूर्णानंद के हाथों से वापस ले सीबी के हाथों में सुपुर्द करनी पड़ी। और यकीन करें हमारा, जिस घड़ी, जिस पल, जिस गजर उत्तर प्रदेश की सियासी कमान सीबी के हाथों में आती है, उसी घड़ी, उसी पल, उसी गजर से शुरू होती है सीबी की जिंदगी की वो अनकही दास्तान जो सीबी को हिंदुस्तान के सियासी इतिहास का सबसे अभागा मुख्यमंत्री साबित करती है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो एक नहीं, दो नहीं, तीन दफा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, मगर एक भी दफा अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा ना कर सका। कभी नेहरू बीच में आ गए, कभी इंदिरा, तो कभी आज सीबी को पूजने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने सीबी के मुख्यमंत्री बने रहने के सपन को बार बार चकना चूर किया। कैसे? अब इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सीबी मुख्यमंत्री बनते हैं बरस 1958-59 के दौर में। आहिस्ता आहिस्ता सरकार आगे बढ़ाते हैं, बेहतरी से सरकार चलाते हैं। न सिर्फ सरकार चलाते हैं बल्कि बीते लगभग 1.5 दशक से भयंकर गुटबाजी का शिकार हुई उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से संवारते भी हैं, जिसके चलते
भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी लोग सीबी गुप्ता के ही चेहरे को देखने लगते हैं बरस 1961-62 आते आते। मगर तभी दस्तक देता है कांग्रेस का वो कामराज प्लान, जिसके तहत कांग्रेस के संगठन की चूलों को नए सिरे से कसने की खातिर तमाम सूबों के मुख्यमंत्रियों को अपने पदों से इस्तीफा दे वापस संगठन की बागडोर अपने हाथों में संभालनी थी। और जिन मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगा जा रहा था उन मुख्यमंत्रियों में एक नाम चंद्रभानु गुप्ता का भी था। हालांकि सीबी बारंबार ये कहते रहे कि कामराज प्लान का मुख्य उद्देश्य नेहरू के सामरिक वर्चस्ववाद को कांग्रेस के भीतर कायम करना था, ना कि कांग्रेस के संगठन की चूलें कसना। मगर चूंकि वो दौर नेहरू का था, सो ना चाहते हुए भी सीबी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। फिर सीबी की जिंदगी में दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी दस्तक देती है बरस 1967 के आम चुनावों के भीतर, जब बीते 4 बरस से उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रही देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भावी मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ने से इंकार कर देती हैं और विकल्प की अनुपस्थिति में कांग्रेस दोबारा चंद्रभानु गुप्ता को ही अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आगे करती है, जिनकी सदारत में लड़े गए चुनाव में कांग्रेस को विजयश्री भी मिलती है। सीबी दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं, मगर यह कुर्सी उनकी जिंदगी में इतनी कम देर के लिए आई है, यह तो शायद सीबी ने भी कभी ख्वाबों में ना सोचा रहा होगा। महज 19 दिन की खातिर, महज 19 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे चंद्रभानु गुप्ता। चूंकि सीबी को मुख्यमंत्री बने अभी 18-19 दिन ही हुए थे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इतिहास की वो सबसे बड़ी टूटन होती है, जिस टूटन के बाद कांग्रेस दोबारा फिर कभी उत्तर प्रदेश के भीतर अपने पुराने स्वरूप में लौट नहीं पाती है। चूंकि चौधरी चरण सिंह ने अपने साथी विधायकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी और उस दौर की भारतीय जनता पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनसंघ जैसी तमाम सियासी तंजीमों के साथ हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में नई संवित सरकार बनाकर उस संवित सरकार के मुख्यमंत्री बन बैठे थे। और एक दफा फिर सीबी के हाथ महज सत्ता का वनवास ही लगा था, जिस वनवास के मिलने के बाद तो सीबी ने दोबारा राजगद्दी की उम्मीद भी छोड़ दी थी। मगर ये जिंदगी है ना, सीबी को बार बार उम्मीद भी देती थी कि शायद अब सत्ता सीबी के हाथों में बनी रह सके। क्योंकि जिस वक्त सीबी ने दोबारा सत्ता में वापसी की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, उसी वक्त कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती का कुनबा जोड़ा वाली चौधरी साहब की सरकार भरभरा के गिरती है और एक दफा फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करती है। और कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प तो था ही नहीं सिवाय सीबी के। इसी खातिर सीबी एक दफा फिर तीसरी दफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजते हैं। और यकीन करें हमारा, इस दफा सीबी जो सत्ता पर विराजे थे तो सीबी को अपने सामने बाधा का एक अदद कांटा तलक नजर नहीं आ रहा था। और सीबी को ऐसा लग रहा था कि इस दफा तो उनके इस साम्राज्य पर कोई खतरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की फिजाओं में सीबी को चुनौती देने वाला कोई था ही नहीं। दूर दूर तक सीबी को अपनी खातिर संकट का एक रत्ती बादल तलक नजर नहीं आ रहा था। मगर तकदीर का खेल देखिए, जब समूचे उत्तर प्रदेश की फिजाएं सीबी की खातिर सत्ता के हर योग बनाती हुए नजर आ रही थीं, ठीक उसी वक्त दिल्ली दरबार सीबी की समूची कुंडली पलट देने की तैयारी कर रहा था। क्योंकि दिल्ली दरबार में होने वाली थी हिंदुस्तान के सियासी इतिहास की सबसे बड़ी टूटन। बरस 1969 के राष्ट्रपति चुनाव याद कर लीजिए, जब वीवी गिरी के मसले पर समूची कांग्रेस दो फाड़ होती है। एक धड़ा इंदिरा गांधी के साथ चला जाता है और दूसरे धड़े में इंदिरा विरोधी गुट का हर चेहरा लामबंद हो जाता है। और चूंकि गांधी नेहरू परिवार के साथ सीबी की कुछ खास कभी नहीं बनी थी, इसी खातिर सीबी ने इस टूटन में, इस बगावत में इंदिरा गुट का साथ ना देकर कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस संगठन का साथ दिया और इसका भारी खामियाजा चुकाया बरस 1971 के आम चुनावों के भीतर। चूंकि बरस 1971 के आम चुनावों के भीतर पाकिस्तान विजय और गरीबी हटाओ की लोकप्रियता के रथ पे सवार इंदिरा ने कांग्रेस ओ के संगठन की नींव को ही नींव में गाड़ दिया था।
कांग्रेस ओ का एक एक सियासी किरदार चुन चुन कर दफन किया था इंदिरा ने, मगर अगर कोई एक सियासी किरदार 1971 में इंदिरा की सुनामी के आगे कांग्रेस ओ के पाले में रहने के बावजूद अपनी सियासी तासीर बचा पाने में कामयाब हो सका था, तो उसका नाम था चंद्रभानु गुप्ता, जिसने सियासी नेपथ्य स्वीकार किया, संघर्षों में तपना स्वीकार किया, मगर इंदिरा के आगे झुकना कभी नहीं स्वीकार किया। लगातार इंदिरा के खिलाफ सियासी मोर्चेबंदी में जुटे रहे चंद्रभानु गुप्ता उस दिन तलक जिस दिन तलक 77 के आम चुनावों में दिल्ली के तख्ते से इंदिरा गांधी के नाम की तख्ती उखाड़कर नीचे फेंक नहीं दी थी जनता पार्टी ने। और यही वजह थी कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जिन चंद चेहरों को सबसे पहले कैबिनेट का प्रस्ताव भिजवाया था, उनमें सबसे अव्वल दर्जे पे नाम चंद्रभानु गुप्ता का ही था, जिस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को सीबी ने विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया था, ये कहते हुए कि अब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए वो ये मंत्री पद स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सच तो ये था कि सीबी का स्वास्थ्य बीते 4-5 वर्षों से सियासत में तपने की गवाही दे नहीं रहा था, मगर सीबी चाहते थे कि उनके 5 दशक के सियासी सफरनामे का अंत जीत के साथ हो, पराजय का शोभ पाल के सियासत से विदा नहीं चाहते थे सीबी। यही वजह थी कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद सीबी लगातार सियासत में जमे रहे, इंदिरा के खिलाफ मोर्चेबंदी करते रहे, ताकि हर कीमत पे दिल्ली की सत्ता से इंदिरा की विदाई सुनिश्चित करा सकें। और आखिरकार सीबी अपने मकसद में कामयाब हुए और इस तरह सीबी ने अपने सियासी सफरनामे का अपना अंत खुद अपने हाथों से अपने मुताबिक लिखा और ढाला। उम्मीद करता हूँ कि चंद्रभानु गुप्ता की सियासी दास्तान आपको पसंद आई होगी।